उस रात चूल्हे की आग ठंडी हो चुकी थी, लेकिन गायत्री देवी के कलेजे में बेटे के उन कड़वे शब्दों ने ऐसी आग लगाई थी, जिसे आंसुओं का समुंदर भी नहीं बुझा सकता था। बनारस की तंग गलियों में मशहूर सोहनलाल मिष्ठान भंडार का शटर आज गिरा हुआ था। जिस दुकान से कभी देसी घी और इलायची की महक पूरे मोहल्ले को महका देती थी, आज वहां केवल अगरबत्ती और फूलों की उदास खुशबू फैली थी। सोहनलाल जी को गुजरे हुए अभी मात्र 13 दिन हुए थे। घर में आंगन में सन्नाटा था, जिसे कभी कभी रसोइये रामदीन काका की धीमी सिसकियां तोड़ देती थी। गायत्री देवी सफ़ेद साड़ी में लिपटी दीवार पर टंगी अपने पति की तस्वीर को निहार रही थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जो पिछले 2 हफ्तों की नींद हराम रातों की गवाही दे रहे थे। सोहनलाल जी सिर्फ एक हलवाई नहीं थे, वे एक कलाकार थे। उनकी बनाई इमरती और रबड़ी खाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उनकी यह दुकान ही उनकी तपस्या थी और उनकी जमा पूंजी भी। तभी बाहर बरामदे से बहुत तेज कदमों की आहट हुई। गायत्री देवी का बेटा विकास और बहू सिमरन कमरे में दाखिल हुए। विकास ने शहर जाकर MBA किया था और अब वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था। पिता के अंतिम संस्कार के लिए वह आया तो था, लेकिन उसका ध्यान पिता की चिता से ज़्यादा दुकान के कागजातों पर था। विकास ने आते ही एक फाइल मेज पर पटक दी और झुंझलाते हुए बोला, माँ अब और कितना मातम मनाओगी, 13वीं हो गई, पंडितों को खिला दिया, अब मेरी व्यवहारिकता पर बात करनी होगी। अब मेरी और सिमरन की छुट्टियां खत्म हो रही है, हमें वापस लौटना है। गायत्री देवी ने धीरे से सुर उठाया और पूछा, बेटा तुझे जाने की जल्दी है तो चला जा। दुकान और घर संभालने के लिए मैं और तेरी बहन अंजलि है ना, रामदीन काका भी तो है। सिमरन ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, माँ जी आप किस दुनिया में जी रही हैं? यह घी तेल और चाशनी के डब्बों वाली दुकान अब कौन चलाएगा? विकास इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर है, वो क्या अब भट्टी के सामने बैठकर लड्डू तलेंगे? और अंजलि, उसकी तो शादी करनी है, वो कब तक मायके में बैठी रहेगी? विकास ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, माँ देखो माँ, सीधी बात यह है कि शहर के बड़े बिल्डर शर्मा जी इस दुकान और पुराने घर के लिए मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं, 3 करोड़ रुपए। आप सोच भी नहीं सकती कि यह कितनी बड़ी रकम है। हम यह सब बेचकर शहर में एक आलीशान फ्लैट लेंगे, आप हमारे साथ चलेंगी, आराम से रहेंगी, उस धुएं और गर्मी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। गायत्री देवी को लगा जैसे किसी ने उनके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। जिस दुकान को उनके पति ने अपने खून पसीने से सींचा था, उसे उनका बेटा धुएं और गर्मी वाली जगह बता रहा था। पास ही बैठी अंजलि, जो पेशे से एक स्कूल शिक्षिका थी, अब तक चुप थी, लेकिन भाई की यह बात सुनकर उससे रहा नहीं गया। वह तमतमाते हुए बोली, भैया यह दुकान पिताजी की आत्मा है, उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक इसे संभाला है। आप इसे ईंट पत्थर का मकान समझ रहे हैं, लेकिन यह हमारी विरासत है। और रही बात मेरे शादी की, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं सक्षम हूँ। विकास ने अंजलि को हेय दृष्टि से देखा और व्यंग से हंसा, विरासत? अरे हलवाई की दुकान होना कोई गर्व की बात नहीं है। शर्म आती है मुझे दोस्तों को बताने में कि मेरे पिता हलवाई थे। अब जब मौका मिल रहा है इज्जत की ज़िंदगी जीने का, तो तुम टांग मत अड़ाओ। माँ आप बस इन कागजों पर अंगूठा लगा दीजिए, मैंने सौदा पक्का कर दिया है। गायत्री देवी का शरीर कांपने लगा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को उन्होंने अपनी इच्छाएं मारकर पढ़ाया लिखाया, वह आज अपने पिता के पैसे को शर्मिंदगी बताएगा। उन्होंने दृढ़ता से कहा, विकास यह दुकान नहीं बिकेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ सोहनलाल जी का नाम इस गली से नहीं मिटेगा। विकास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फाइल वापस उठाते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, जज्बातों से पेट नहीं भरता माँ, कल से दुकान बंद है। देखता हूँ मेरे बिना इस रामदीन बूढ़े के भरोसे तुम लोग यह दुकान कैसे चलाते हो। मजदूरों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास। इतना कहकर वह सिमरन का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया। दोस्तों कहानी में आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या खून के रिश्ते सच में इतने मतलबी हो सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता का सम्मान सबसे ऊपर है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली सुबह गायत्री देवी जब उठी तो उन्होंने देखा कि दुकान के दोनों मुख्य कारीगर गायब थे। पता चला कि विकास ने उन्हें डरा धमका कर भगा दिया है। रामदीन काका अकेले भट्टी के पास बैठे रो रहे थे, मालकिन अब क्या होगा, कल दिवाली का बड़ा ऑर्डर है और हमारे पास न तो कारीगर है और न ही पर्याप्त सामग्री। छोटे मालिक ने दूध वाले को भी मना कर दिया है। गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिवाली का त्यौहार सिर पर था और सोहनलाल मिष्ठान भंडार का बंद रहना मतलब दर्शकों पुरानी साख का मिट्टी में मिल जाना। विकास कमरे की खिड़की से यह तमाशा देख रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि शाम तक माँ घुटने टेक देगी और कागजों पर अंगूठा लगा देगी। तभी अंजलि ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और दृढ़ आवाज में बोली, माँ पिताजी कहते थे कि कारीगर के हाथ चले जाने से हुनर नहीं मरता। बचपन से मैंने पिताजी को मिठाइयाँ बनाते देखा है, हर त्योहार पर मैं उनके साथ बैठती थी। आज कारीगर नहीं है तो क्या हुआ, हम खुद बनाएंगे। गायत्री देवी ने अपनी बेटी की आंखों में वह चमक देखी जो सोहनलाल जी की आंखों में हुआ करती थी। माँ बेटी ने मिलकर मोर्चा संभाला। अंजलि ने बड़ी कढ़ाई आंच पर चढ़ाई। रामदीन काका ने दूध का इंतजाम दूसरे तबेले से किया। सुबह से शाम हो गई। अंजलि भट्ठी की आग के सामने तपती रही। उसके हाथों में छाले पड़ गए, माथे पर पसीना बहता रहा, लेकिन उसने कड़छी नहीं रोकी।
शाम तक दुकान में ताजी मिठाइयों का ढेर लग गया। खुशबू गलियों में फैल गई। मोहल्ले के लोग जो दुकान बंद होने की आशंका से दुखी थे, वह देखकर हैरान रह गए कि सोहन लाल जी की बेटी आज उनकी जगह खड़ी है। शाम को जब दुकान पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी तो विकास और सिमरन की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने सोचा था कि दुकान बंद पड़ी रहेगी, लेकिन यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं थी। अंजलि गल्ले पर बैठी थी और गायत्री देवी ग्राहकों का स्वागत कर रही थी। उस रात घर लौटने पर विकास का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने एक नई चाल चली। उसने सोचा कि सीधे तरीके से मां नहीं मानेगी तो अब छल का सहारा लेना होगा। अगले दिन सुबह सुबह विकास एक वकील और कुछ कागजात लेकर माँ के पास पहुंचा। उसने अपने चेहरे पर झूठी चिंता का मुखौटा पहन रखा था। वह नरम आवाज में बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, कल मैं गुस्से में बहक गया था। मैंने सोचा है कि मैं वापस शहर चला जाऊंगा, तुम और अंजलि ही दुकान चलाना। बस यह कुछ सरकारी कागज है, पिताजी की मृत्यु के बाद दुकान का लाइसेंस तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र करना है। इस पर दस्तखत कर दो या अंगूठा लगा दो ताकि कोई सरकारी अड़चन न आए। गायत्री देवी का दिल पसीज गया। आखिर बेटा तो बेटा ही होता है। उन्हें लगा कि शायद विकास को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह भावुक हो गई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं करते। ला, कहाँ निशान लगाना है। गायत्री देवी ने स्याही में अंगूठा डुबोया और कागज की ओर हाथ बढ़ाया। विकास की आंखों में कुटिल चमक आ गई। उसकी योजना सफल होने ही वाली थी। जैसे ही गायत्री देवी का अंगूठा कागज को छूने वाला था, तभी अंजलि ने झपट्टा मारकर वह कागज खींच लिया। रुको माँ, अंजलि ने चीख कर कहा। विकास घबरा गया। तू क्या कर रही है पागल लड़की, सरकारी काम है, देर हो जाएगी। अंजलि ने उन कागजों को ध्यान से पढ़ा। वह पढ़ी लिखी थी। विकास यह बात अपनी चालाकी में भूल गया था। कागज पढ़ते ही अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कागज विकास के मुंह पर दे मारा। सरकारी लाइसेंस, शर्म नहीं आती भैया? यह तो दुकान और घर की बिक्री का एग्रीमेंट है। आप माँ से धोखे से अंगूठा लगवाकर सब कुछ बिल्डर के नाम करने वाले थे। यह सुनते ही गायत्री देवी सन्न रह गई। जिस बेटे पर उन्होंने अभी अभी फिर से भरोसा किया था, वह उन्हें सड़क पर लाने की तैयारी कर चुका था। सिमरन जो दरवाजे पर खड़ी थी, वह देखकर चिल्लाई, हाँ तो क्या गलत किया? यह बूढ़ी औरत और तुम इस जायदाद को बर्बाद ही करोगे। विकास का हक है इस पर। गायत्री देवी ने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। आज उनके अंदर की ममता मर चुकी थी और एक स्वाभिमानी स्त्री जाग उठी थी। वह धीरे धीरे विकास के करीब गई। विकास को लगा कि शायद मां रोएंगी या विनती करेंगी, लेकिन तभी एक जोरदार तड़ाक की आवाज़ गूंजी। गायत्री देवी ने पूरी ताकत से विकास के गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया था। सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे। गायत्री देवी ने अपनी कांपती उंगली उठाकर दरवाजे की ओर इशारा किया और गरजते हुए बोली, निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। सोहन लाल जी ने सारी जिंदगी लोगों को का मुंह मीठा कराया, पर मुझे नहीं पता था कि हमारी अपनी औलाद इतनी कड़वी निकलेगी। तुम कहते हो ना कि हलवाई होना शर्म की बात है, तो सुन, आज मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुझ जैसे लालची और कपटी इंसान को जन्म दिया। विकास गाल पर हाथ रखे हकलाया, माँ आप मुझे घर से निकाल रही हैं? इस जायदाद में मेरा कानूनी हिस्सा है। अंजलि ने आगे बढ़कर कहा, कानूनी हिस्से की बात तो करना ही मत भैया। पिताजी ने अपनी वसीयत 6 महीने पहले ही बदल दी थी, जब तुमने पिछली बार उन्हें फ़ोन पर धिक्कारा था। यह घर और दुकान माँ के नाम है और उनके बाद ट्रस्ट के नाम जाएगा। तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यह खुलासा विकास के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। सिमरन ने उसे कोहनी मारी और वहाँ से चलने का इशारा किया, क्योंकि अब वहाँ रुकने का मतलब और बेइज्जती कराना था। विकास और सिमरन अपना सामान पर समेट कर जब घर से निकल रहे थे, तब मोहल्ले के लोग बाहर खड़े होकर थू थू कर रहे थे। गायत्री देवी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, मानो अपने जीवन से एक बुरे अध्याय को हमेशा के लिए खत्म कर दिया हो। दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन अच्छाई की राह पर चलने वालों की जीत निश्चित होती है। कहानी के अंतिम और सबसे भावुक हिस्से पर आने से पहले, अगर आपको अंजलि की हिम्मत पसंद आई हो तो कमेंट में बेटी हो तो ऐसी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 साल बाद सोहनलाल मिष्ठान भंडार का अब कायाकल्प हो चुका था। दुकान अब पहले से बड़ी और सुंदर हो गई थी। बोर्ड पर अब लिखा था, सोहनलाल एंड डॉटर्स। अंजलि ने न केवल पिता के स्वाद को जिंदा रखा था, बल्कि उसने नई नई मिठाइयाँ भी ईजाद की थी। आज दुकान के उद्घाटन की सालगिरह थी। गायत्री देवी काउंटर पर बैठी थी। उनका चेहरा चमक रहा था। अंजलि कारीगरों को निर्देश दे रही थी। तभी एक डाकिया आया और एक लिफाफा गायत्री देवी के हाथों में दिया। यह विकास की चिट्ठी थी। उसने लिखा था कि शहर में उसकी नौकरी चली गई है। बिल्डर के साथ जिस प्रोजेक्ट में उसने पैसे लगाए थे वह डूब गया है। वह माफ़ी मांग रहा है और वापस आना चाहता है। गायत्री देवी ने चिट्ठी पढ़ी। उनकी आंखों में एक पल के लिए नमी आई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने वह चिट्ठी दिए कि लौ में जला दी। अंजलि ने पूछा, क्या था माँ? गायत्री देवी ने मुस्कुराते हुए राख को हवा में उड़ा दिया और बोली, कुछ नहीं बेटा, बस पुराने कचरे की सफाई कर रही थी। जिसे रिश्तों की कदर तब तक नहीं हुई जब हम साथ थे।
उसे अब मतलब के लिए वापस आने का कोई हक नहीं है। मेरा असली वारिस तो वो है जिसने मेरी लाठी बनकर मुझे संभाला। अंजलि ने माँ को गले लगा लिया। दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार थी। सोहनलाल जी की तस्वीर पर चढ़ी माला के फूल ताजे थे और उनकी मुस्कान बता रही थी कि उनकी विरासत अब सबसे सुरक्षित हाथों में है। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि विरासत सिर्फ बेटों की जागीर नहीं होती। जो संतान अपने माता पिता के मान और सम्मान और सपनों को जिंदा रखे वही असली वारिस है। बेटा और बेटी में फ़र्क करने वाले समाज को अंजलि जैसी बेटियों ने बार बार गलत साबित किया है। करवाहट खून में नहीं बल्कि विचारों में होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। याद रखिए, बुढ़ापे की लाठी बेटा या बेटी नहीं बल्कि वो संस्कार होते हैं जो आप उन्हें देते हैं। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।